मैं अंशुल यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर, विच इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों, रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन के नाम से बच्चों के मन में पता नहीं क्या क्या दिमाग में ख्याल आते हैं, लेकिन उन सारे ख्यालों को साइड में रख के हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सी सेल इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis तो जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर भी किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, अदर एनिमल्स के अंदर कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर तरह का रिप्रोडक्शन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, री का मतलब दोबारा, प्रोड्यूस का मतलब बनाता है, दोबारा बनाता है। अब आप कहोगे कि मैडम मतलब हमने तो दोबारा, हमारा तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? देखो, दोबारा का बनाने का मतलब क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने बनाया, ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स ने बनाया, आप अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाएंगे, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आप दोबारा से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड फर्टाइल, जो कि दोबारा रिप्रोड्यूस कर सके, सक्षम हो, फर्टाइल न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ दी सेम काइंड या फिर सेम स्पीशीज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का बनाना, रिप्रोड्यूस करना जो कि फर्टाइल हो और सेम काइंड के हो, यानी कि अपने ही जैसे दिखते हुए ऑफस्प्रिंग्स हो। इट इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। देखो बच्चों, क्या होता है कि रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेसेस जिनके बिना इंसान जी नहीं सकता, जिसके बिना ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। क्या हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एनर्जी कहाँ से आएगी? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है? असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। लेकिन ये कैसी लाइफ प्रोसेस है? नॉन एसेंशियल, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, इसीलिए इसको एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं माना गया है। हालांकि ये एक लाइफ प्रोसेस है, इसको करना ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी क्यों है। देखो, रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी कि अगर गाय है, गाय रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी, या फिर भैंस है, भैंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी, तो क्या उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। और एक टाइम ऐसा होगा कि वो भी मर जाएगी, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है, ठीक है, हर किसी की डेथ निश्चित है। जब वो मर जाएगी तो फिर उसके ऑफस्प्रिंग उसने रिप्रोड्यूस करे नहीं, तो उसकी जो स्पीशीज है वहीं खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। इट क्रिएट्स अ जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज। देखो, ये वेरिएशन जो है ना बच्चों, ये अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसको बस अभी इतना समझ लो आप कि रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जो कि ज़रूरी हैं। किस लिए ज़रूरी हैं? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज, क्योंकि समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो उसको अडेप्ट करने के लिए वो वेरिएशंस ज़रूरी हैं। इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि इसके जब चेंजेस आएंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा?
इवोल्यूशन होगा, तो वो स्पीशीज की इवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी है। आर यू द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स? ज़रा मुझे ये बताओ बच्चों, क्या आप जो है आपको बोलते होंगे आपके चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा जी, ये सब बोलते होंगे कि आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, यानी कि बेटा तुम अपने पापा पे गए हो, बेटे तुम अपनी मम्मा पे गई हो, बोलते हैं ना। तो फेशियल थोड़ा थोड़ा आपका रिकॉग्नाइज होता है अपने जो सिमिलर है कुछ कुछ आपके पेरेंट्स से, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने पेरेंट्स के? क्या बिल्कुल फोटोकॉपी हैं क्या पेरेंट्स के? बताओ बताओ, दो आंसर। आपका आंसर यही होगा कि नहीं मैडम, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है, हाँ कुछ सिमिलर ज़रूर है ना। देखो, इसको समझने के लिए हमें कुछ ना टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि जब तक हम टर्म्स नहीं समझेंगे ना बच्चों, हम आगे की प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। तो टर्म्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो डीएनए। बेटा डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को हम पेरेंट्स से कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है? ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये जो डीएनए है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, एंड इट इज पास्ड ऑन द फॉर्म ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। और इसको पास किया जाता है इन इंफॉर्मेशंस को डीएनए के थ्रू वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, अदर जनरेशन में। द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन डीएनए इज 2.2 मीटर्स। बच्चों, हमारा सेल इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इतना छोटा होगा तो आप देख ही नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। और उसके अंदर जो हमारा डीएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो आप सोचो 2.2 मीटर्स लंबा है। 2.2 मीटर जानते कितना होता है? आपकी मम्मी के दुपट्टे जितना, चुन्नी जितना, वो 2.2 मीटर। और वो सेल जिसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, और उसमें भी न्यूक्लियस जो है उसका सेल ऑर्गेनेल, और उसके अंदर जो है 2.2 मीटर्स का डीएनए शामिल होता है हर सेल के अंदर। तो ये सरप्राइज वाली बात है, आपको सरप्राइज हुआ होगा ऑफ कोर्स इस बात पे। लेकिन वो जो 2.2 मीटर का डीएनए है वो ऐसे कॉम्पैक्ट करके पैक कर दिया जाता है, उसको इतना प्रेस करके पैक कर दिया जाता है कि वो इजीली इतने छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। और वो पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। क्रोमेटिन क्या होता है बच्चों? देखो, अब थोड़ा आप ना समझना, आप ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। शेप्स लेते हैं हम बच्चों, शेप्स। यस, शेप्स में हम लेंगे यस शेप्स। ये क्या है? ये है एक सेल, और इस सेल के अंदर ये क्या है? ये है एक न्यूक्लियस। ओके बच्चों, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो है, ये क्या है? ये है एक डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। ओके, पहले हम इसको लेबल कर देते हैं बच्चों। ये क्या है? ये क्या था? हमने क्या बनाया था? ये सेल बनाया था मैम। और ये क्या बनाया था? ये हमने न्यूक्लियस बनाया था मैम। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो था, ये क्या था? ये था डीएनए। ठीक है, अब देखो बच्चों, डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये जो डीएनए है, इसको अलग अलग सेल स्टेजेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सुनो, अभी ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डिस्पोज्ड इन द न्यूक्लियस, दिख रहा है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, तब हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेल डिवीजन होता है। जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था लास्ट में सेल डिवीजन आया था, माइटोसिस एंड मियोसिस। बच्चों, ये जब सेल डिवीजन होता है, आपको पता है कि हम माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस में 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, इनमें 2 अलग अलग न्यूक्लियस भी हो जाएंगे, है ना, इनके सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हो जाएंगे, और इन न्यूक्लियस के अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा। ये बात हम जानते हैं। तो वो जब डिवीज़न की प्रोसेस चल रही होती है, उसमें एक स्टेज आता है एस फेज।
एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। उस सिंथेसिस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका सिंथेसिस होता है, यानी कि डीएनए अपनी रेप्लिका बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। और ये जब रेप्लिकेशन करता है बच्चों, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम में? ये क्रोमेटिन कंडेंस होके रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये इसकी शेप है, ये वही डीएनए, लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं चल रहा है, सेल नॉर्मलाइज्ड है, तब हमने देखा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिस्पर्स है इनटू द न्यूक्लियस, तब हमने इसको नाम दिया क्रोमेटिन। और जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो ये कंप्रेस हो जाता है और एक रॉड शेप बना देता है, ठीक है। और इस रॉड शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब आपको समझ में आया? कंटेंट वही है, सेम है, सेम डीएनए है, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म में उसको नाम अलग अलग दे दिया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्रोमोसोम तो अब आपको पता चल ही गया। अब इसे मैं आपको एक जीन और यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है इसका कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट से रिलेटेड है। जैसे मान के चले ये जो है इसको मैंने नाम दे दिया पार्ट ए। ये जो पार्ट ए है, जीन ए, अब जीन बोल लो, ये जीन ए जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, इस जीन का नाम है जीन बी, जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई बात समझ में? तो ये जो पूरा क्रोमोसोम है, ये पूरा क्रोमोसोम एक्टिव नहीं होता है। इसमें जो एक्टिव पार्ट होता है, जो एक्टिव सेगमेंट होता है, जो किसी ना किसी ट्रेट के लिए, किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं हम जीन, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन्हीं जीन्स के थ्रू क्या होती हैं? ट्रांसफर की जाती हैं। चलो, अभी इतनी बात समझ में आ गई है। तो क्रोमेटिन क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स इनटू द न्यूक्लियस क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन गेट हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड। क्रोमेटिन क्या होता है? हाईली कॉइल्ड हो जाता है और कंडेंस्ड हो जाता है, एंड अपीयर इन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। जीन, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच कैरीज अ पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज नोन एज जीन। यानी कि इस क्रोमोसोम पे ये जो फंक्शनल पार्ट है, जो कि किसी ना किसी कैरेक्टर को वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक कैरी कर रही है, तो उसको हमने क्या कहा? जीन। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएनए कॉपिंग। बच्चों अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब सेल डिवीजन चल रहा होता है तो डीएनए की कॉपी भी हो रही होती है, रेप्लिकेशन हो रहा होता है एस फेज में। उस समय पे क्या होता है बच्चों? द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। बेसिक क्या है भाई? सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल ही तो कॉपी होगा, उसके बाद ही तो सारे काम होंगे, तभी तो सेल बनेगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होंगे। लेकिन सबसे मेन जो ज़रूरी कंटेंट है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल, जो कि इंफॉर्मेशन देता है नेक्स्ट कैरेक्टर्स का। डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of additional cell organelles। यानी कि जब डीएनए की कॉपी होगी तो ही उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी कॉपी बनना स्टार्ट होगी। सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, याद करो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स थे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, राइबोसोम्स, ये क्या हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये कब बनना स्टार्ट होते हैं? जब सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी हो चुका होता है तब। देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद देयर ओन सेल ऑर्गेनेल्स। देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, देखो होता क्या है बच्चों, शेप्स
होता क्या है बच्चों, देखो यहां पे क्या हुआ, इधर क्या था, ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये डबल हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वेट, उसके बाद क्या होता है कि ये जो एक सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यस, सॉरी दोबारा बनाते हैं। होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है और जब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये दो में डिवाइड हो चुका होता है, तब क्या होता है, पहले तो डीएनए का सेपरेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है, वेट, यस, तो यहाँ पे डीएनए सेपरेट हो गया है और डीएनए सेपरेट होने के बाद जो भी इसके अंदर जितने भी क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ईआर हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, ठीक है, राइबोसोम हुए, ठीक है, सेंट्रियोम, सेंट्रोजोल हुआ, ये क्या हुए, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी डुप्लीकेट हो जाते हैं और ये भी सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, इनका सिंथेसिस हुआ था, यहाँ सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन होने के बाद ये दो अलग अलग सेल्स बन गई। तो जब ये दो अलग अलग सेल्स बन जाती हैं, देखो तो क्या होता है, इनका अपना अपना डीएनए कॉपी और अपने अपने सेल ऑर्गेनेल्स लेकर ये दोनों सेल्स अलग हो जाती हैं। यानी कि माइटोसिस में हमने यही देखा था कि एक जो पेरेंट सेल थी उससे 2 डॉटर सेल बन रही थी। What is importance of DNA copying in reproduction? देखो DNA कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है, DNA कॉपिंग क्या है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ DNA विच इज क्रूशियल फॉर पासिंग ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्यों? क्योंकि एक DNA ही है जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आ जाते हैं वेरिएशंस पे। देखो वेरिएशंस क्या होते हैं बच्चों, बस इतना सा समझ लो, ये जो डीएनए का जो कॉपी चल रहा है ना बच्चों, जब डीएनए का कॉपी हो रहा होता है तो 99% डीएनए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पेरेंट्स से मैच हो रहा होता है, ठीक है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स के जैसे लुक अलाइक लगते हैं कि उनके जैसे हम दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशंस, कि वो 1% जो है एरर जो आ जाती है डीएनए कॉपिंग में, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। देखो होता क्या है, The differences in the characters among individuals of same species are called variations। यानी कि आज जो है इस धरती के ऊपर, इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके पास जो है वही एक नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सब सेम दिखते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि डीएनए 99% सेम है। लेकिन ये जो 1% चेंजेस है ना, इसी की वजह से सब अलग अलग दिखते हैं, नहीं तो सब एक दूसरे की कॉपी ही होते। द डीएनए कॉपिंग प्रोसेस विल हैव सम एरर्स विच विल लीड टू वेरिएशंस। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। बिल्कुल जीरोक्स कॉपी नहीं होती हैं, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होती हैं, ठीक है। देखो इसको जरा सा ऐसे समझ लेते हैं कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स होते हैं क्योंकि सेल डिवीजन चल रहे होते हैं, और सेल में क्या होता है, रेप्लिका ऑफ सेल बन रहा होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल्स बन रही होती हैं, और जब 2 सेल्स बन रही होती हैं तो डीएनए की कॉपी भी हो रही होती है, जैसा अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। और जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है तो कुछ एरर्स आ जाते हैं ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, और जिसकी वजह से, उस एरर की वजह से न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वेरिएशंस जो होते हैं वो चेंजेस, उनको क्या कहा, वेरिएशंस बोला। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन वेरिएशंस की, ये देख लेते हैं। वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो बच्चों होता क्या है,
एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या है, वाटर के अंदर रह रहा है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस समय तो कितना टेम्परेचर पे रह रहा है, 10 डिग्री टू 20 डिग्री। लेकिन जब इसके जो ऑफस्प्रिंग आए उनके अंदर कुछ चेंजेस आए और तब वो जो ऑफस्प्रिंग थे वो कितना रह रहे थे, 15 डिग्री टू 20 डिग्री, इतना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सक रहे थे। लेकिन फिर एक और जब जनरेशन आई तो वो 25 डिग्री टू 30 डिग्री जो है इतना टेम्परेचर वो सहन कर रही थी, ठीक है। अब जब इतना टेम्परेचर कोई बैक्टीरिया झेल पा रहा है तो बच्चों देखो कंडीशन, वेदर कंडीशंस क्या चल रही हैं। अभी आपको भी पता है इतनी गर्मी होने लग गई है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, सब जगह गर्म हो रहा है। तो अगर इतना पानी गर्म अगर हो जाता है तो क्या ये वाला जो बैक्टीरिया था जिसकी झेलने की क्षमता जो थी वो 10 डिग्री टू 20 डिग्री थी, क्या वो ये 30 डिग्री को झेल पाता? नहीं झेल पाता, मर जाता, समझे। तो ये जो वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन आए उससे क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इवॉल्व हुआ, इसने जो एनवायरमेंटल कंडीशन चल रही थी उनको अडेप्ट किया और अडेप्ट किया तो उनके साथ उसने जीना सीख लिया। बात समझ में आई कि वेरिएशंस क्यों ज़रूरी हैं। वेरिएशंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशीज़, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया था ये 30 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से रह सक रहा था, इसलिए ये सर्वाइव कर गया, तो स्पीशीज़ इसकी बची रह गई, देयर बाय हेल्प्स इन एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में भी हेल्प मिली। Variations in DNA result in varieties of a species and formation of new species, यानी कि जब DNA में वेरिएशन आते हैं तो न्यू वेराइटीज़ भी बनती हैं, ठीक है, और इवोल्यूशन भी आता है, स्पीशीज़ की भी न्यू वेराइटीज़ बनती है और फॉर्मेशन भी होता है नई स्पीशीज़ का। वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि किसी पॉपुलेशन में भी जो अगर वेरिएशन आ रहा है तो वो भी ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए उस स्पीशीज़ के। जैसे अब देखो बच्चों, आप सब लोगों को तो पता ही है कि हम ऐसे ही तो इंसान नहीं बन गए ना, हमारा भी जो इवोल्यूशन हुआ है वो चिंपैंजी से हुआ है, ठीक है। चिंपैंजी के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, तो उसने थोड़ा सा सीधे खड़ा होना स्टार्ट किया, फिर ये बाय द टाइम धीरे धीरे जब जनरेशन आगे बढ़ने लगी उसके डीएनए में चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, तो वो सीधा खड़ा होने लग गया और आज के टाइम में इंसान जो हम हैं ह्यूमन बीइंग उसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम जो कहते हैं ना कि हमारा जो ओरिजिन हुआ था वो तो बेटा चिंपैंजी से ही हुआ था ना, तो हम चिंपैंजी से कैसे इंसान बन गए, बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशंस, जो कि बाय द टाइम जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे आए, एकदम से नहीं आए, ये सडन चेंजेस नहीं होते हैं। इवोल्यूशन जो होता है वो एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे बाय द टाइम ओवर द डेकेड्स ये इवोल्यूशन होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं बच्चों देखो, वैसे तो जो रिप्रोडक्शन के नाम से हमको यही समझ में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते होंगे, पर ऐसा नहीं है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और हमको इस चैप्टर के अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, ओनली वन पेरेंट, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ओनली वन पेरेंट इज इनफ टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स। जबकि सेक्सुअल में दोनों जो पेरेंट हैं, टू इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिज्म, दो पेरेंट्स की इसमें ज़रूरत होती है। गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, जबकि फीमेल के अंदर oogenesis होता है, ओवम का फॉर्मेशन। एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो डॉटर सेल्स होती हैं वो पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, पेरेंट सेल से भी और आपस में भी। अगर एक डॉटर सेल से दूसरी डॉटर सेल, दो सेल्स बन रही हैं तो वो तीनों आपस में आइडेंटिकल होंगी, समझे। जबकि यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है। आपको पता है जो भी अभी हमने डिस्कस किया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट
यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ही नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। जबकि यहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन है, दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटे से समय में ही लार्ज नंबर, बड़े नंबर में प्लांट्स को प्रोड्यूस कर लिया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरेटिवली द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इज लेस। यानी कि आप भी जानते हैं, नॉर्मल अगर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो एक बार में जनरली एक ही बेबी बॉर्न होता है, अदरवाइज ट्विंस होते हैं। ये आप जानते हैं, ट्विंस रेयर केसेस में, अदरवाइज एक बेबी ही बॉर्न होता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब आ जाते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। बच्चों, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बहुत टाइप के जो है प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजन के बारे में, और ये जो फिजन है, ये फिजन एक्चुअली में बाइनरी फिजन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें न्यू इंडिविजुअल्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और फिजन। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, मान के चलो ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है। ये पेरेंट सेल क्या करेगी, ये पेरेंट सेल पहले ग्रो करेगी, अपना कंटेंट इंक्रीज करेगी, और उसके बाद क्या करेगी, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक सेल से क्या बनेंगी, दो डॉटर सेल बन जाएंगी। यानी कि एक जो पेरेंट सेल था उससे दो डॉटर सेल, न्यू सेल्स जो है वो जनरेट हो गई। यानी कि कह सकते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, फिजन के थ्रू हो रहा है, या सेल डिवीजन, ऐसे ही होता है सेल डिवीजन। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स इनटू न्यू इंडिविजुअल सेल्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वो सेल अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगी। फिजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएटेड। ये जो फिजन है दो तरह का हो सकता है, कौन कौन से देखो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है, अपनी ही एनसीईआरटी बुक का है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन चलता है, आपको भी पता है। अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है। तो क्या होता है, ये अपने सेल के कंटेंट को ग्रो करती है पहले, और ग्रो करने के बाद दो में डिवाइड हो जाती है। देख रहे हैं, दिस डिवीजन स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। एनी प्लेन का मतलब क्या है बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये कट जो डिवीजन हुआ है वो यहीं से हो, वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। इसको तो दो सेल्स बनानी है तो वो दो सेल कहीं से भी कट हो जाएगा, कोई फिक्स जरूरी नहीं है कि ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स हो, ठीक है। कहीं से भी कट कर लेंगे अपने आप को और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, एग्जाम्पल अमीबा। तो बच्चों, अब जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं ना, इस टॉपिक में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल। ये तो आप ये सोच लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लीशमानिया। बाइनरी फिजन जो होता है वो लीशमानिया में भी होता है। देखो अभी हमने पढ़ा, मैडम आपने कहा बाइनरी फिजन अमीबा में भी हुआ, बिल्कुल सही बात है, अमीबा में हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है लीशमानिया में? देखो हमने कहा था कि अमीबा में जो डिवीजन हुआ वो किसी भी प्लेन से हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी आप उसको दो में डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन से होगा, विच इज लॉन्गिट्यूडनल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। लीशमानिया में भी होता बाइनरी फिजन ही है, लेकिन एक ही प्लेन से होता है, यानी कि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल आपस में ये डिवाइड कर जाएंगे और दो लीशमानियास बन जाएंगे। इट हैज़ अ विप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? विप लाइक, हंटर जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखो, एक हंटर नहीं होता, चाबुक, हंटर जैसा स्ट्रक्चर है किसका? लीशमानिया का। बाइनरी फिजन अकर्स इन फिक्स्ड प्लेन, फिक्स प्लेन है, विच इज लॉन्गिट्यूडनल। इट कॉजेज डिजीज कॉल्ड काला अजार। इंपॉर्टेंट है बच्चों,
काला अजार या फिर ब्लैक फीवर नाम का जो डिजीज है वो क्रिएट करते हैं कौन? लीशमानिया। ये इंपॉर्टेंट है कि लीशमानिया में कौन सा डिवीजन हो रहा है? बाइनरी फिजन। उसमें भी कौन से प्लेन से? लॉन्गिट्यूडनल से। कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है? काला अजार या ब्लैक फीवर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखने की बहुत जरूरत है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। इन दिस टाइप ऑफ फिजन द सेल डिवाइड अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन। जैसे एग्जांपल पैरामीशियम, अभी मैं आगे दिखाती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यानी कि इन दिस टाइप ऑफ फिजन द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले अभी। और एग्जाम्पल युगलीना, ठीक है, लीशमानिया एंड युगलीना। देखो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे भी कैसा है? युगलीना का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ लीशमानिया जैसा ही है, और इसमें भी जो डिवीजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। यानी कि एक जो युगलीना है वो उसने, देखो यहाँ पे एक सिंगल युगलीना है, यहाँ पे क्या किया इसने? अपनी सेल को ग्रो किया, बड़ा किया, कंटेंट डबल किया, उसके बाद आपस में ब्रेक होना स्टार्ट हो गए और एट लास्ट क्या हुआ? दो डॉटर युगलीना बन गए, क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल चल रहा है युगलीना में और लीशमानिया में, जबकि पैरामीशियम के अंदर कैसा चल रहा है? ट्रांसवर्स चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ग्रूव आना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे ये जो ग्रूव है यहाँ से ये दोनों डिस्कनेक्ट हो गए और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है? इन दिस डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल into many new daughter cells are formed। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है। यानी कि वो पैरासाइट, छोटू सा पैरासाइट जो हमारे अंदर मलेरिया क्रिएट कर देता है, इतनी जो है क्रूशियल बीमारी हमको दे देता है। बहुत ही बेकार बीमारी है, डिजीज़ है भाई, नहीं होनी चाहिए। देखो होता क्या है इसके अंदर कि इसका जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल में इसके दो होस्ट होते हैं। एक तो मलेरिया पैरासाइट जो है, मलेरिया का जो मॉस्किटो है दैट, और दूसरा ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर ही बहुत सारी सेल्स ये आपस में डिवाइड कर लेता है, बहुत सारी सेल्स बना लेता है। और ये जो सेल्स हैं बच्चों, ये सेल्स एट लास्ट में ये ब्रेक होता है और ये सारी सेल्स बाहर डिस्पर्स हो जाती हैं और जहाँ जहाँ पे भी जाती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देती हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जैसे आप देखो, ये देख सकते हो, शाइज़ोंट बोलते हैं इसको। शाइज़ोंट है, इसके अंदर एक सेल, एक न्यूक्लियस है। इस एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए और ये न्यूक्लियाई जब मैच्योर हुए तो ये बर्स्ट हो गया, और बर्स्ट हो गया तो ये जो बाहर निकले इनको क्या बोला? मीरोजॉइट्स बोला। और ये क्या हो गए? ये फैल गए, रप्चर होने के बाद डिस्पर्स हो गए इनटू द एनवायरनमेंट और बीमारी को कॉज कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखो क्या प्रोसेस है बच्चों, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंट। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें किसी फ्रेगमेंट से ही क्या हो रहा है? न्यू सेल अराइज हो रहा है। देखो दिस इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेज, यानी कि फ्रेगमेंट्स, व्हेन दे आर मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ईच ऑफ द फ्रेगमेंट और ब्रोकन पीसेज ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। हर वो छोटा छोटा पीस जो टूट गया है, ब्रेक डाउन हो चुका है, वो नए जो है ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है बच्चों? स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है। देखो ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। ये ग्रीन एल्गी पानी में आपने बहुत देखी होगी, ग्रीन एल्गी काई। देखो यहाँ पे एक सेल आपको दिख रही है सॉरी। तो ये जो एक सेल है, इस सेल के फ्रेगमेंट्स कर दिए 1, 2 एंड 3। तो क्या हुआ बच्चों? ये जो पीसेस हैं, इन सभी पीसेस से अलग अलग स्पाइरोगायरा जो है वो डेवलप हो गया। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है और आपको ये याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर हो रहा है? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा क्या है? ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है बच्चों? दिस इज अ प्रोसेस वेयर सम फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म can be cut or broken into pieces
एंड ईच ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। देखो होता क्या है कि एक ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया क्या है, एक वॉर्म होता है, ठीक है। ये जो वॉर्म है, छोटा सा चपटा सा वॉर्म है, ये वॉर्म है, इसके 3 टुकड़े कर दिए। अब हर टुकड़े से क्या होगा बच्चों, हर टुकड़े से एक अलग प्लेनेरिया बन जाएगा, पूरा पूरा फुल्ली डेवलप प्लेनेरिया बन जाएगा। 3 टुकड़ों से ही 3 वॉर्म्स बन जाएंगे। रीजनरेशन आपने भी अपने घरों में देखा होगा, जब कभी कोई लिजार्ड जो होती है छिपकली, उसकी पूंछ अगर टूट जाती है तो उसकी जो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उन स्पेशलाइज्ड सेल से वो पूंछ दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो किसी भी बॉडी पार्ट का रीजनरेट होना, दोबारा से बनना इज व्हाट, रीजनरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है, हाइड्रा के भी आप 2 पार्ट्स कर दो तो 2 अलग अलग हाइड्रा डेवलप हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने किसके, प्लेनेरिया के एंड हाइड्रा के। PYQ कर लेते हैं। PYQ आया हुआ है, ये देखो CBSE 20 में, 23 में, 25 में। द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया रेस्पेक्टिवली आर। बेटा देखो स्पायरोगायरा अभी हमने पढ़ा था, स्पायरोगायरा क्या था, फ्रेगमेंट से बन रहा था। स्पायरोगायरा क्या थी, ग्रीन एल्गी, जिसमें फ्रेगमेंट्स करने के बाद वो मैच्योर स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो रहा था। तो फ्रेगमेंटेशन एक ही है, फ्रेगमेंटेशन, तो यही आंसर होगा, सीधी सी बात है। एंड प्लेनेरिया अभी हमने कहा रीजनरेशन, ठीक है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा, दोबारा से तो फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन। इज दिस सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एसेक्सुअल। तो ये कैसा मेथड है, एसेक्सुअल। 2016, 17, 20, 21, 25 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आप समझ रहे हो ना कैसे कैसे PYQs आए हुए हैं, तो आपको किस तरीके से याद करना है, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, मोड उनका याद होना चाहिए, किस तरीके से हो रहा है, और वो कैसा टाइप का मोड है, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। नेक्स्ट आ जाते हैं बडिंग पे। अब बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसके एक स्पेसिफिक साइट पे जो कुछ स्पेशलाइज सेल है वो बार बार सेल डिवीजन करके एक बड डेवलप कर देती हैं, और वो जो बड है आफ्टर सम टाइम ब्रेक डाउन होके नीचे गिर जाता है, और जहाँ वो गिरता है वहाँ वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। These bud develop into tiny individuals. When they fully mature, they detach from the parent body and become new independent individuals. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी जो हमने हाइड्रा पढ़ा था, देखो बच्चों हाइड्रा 2 तरह के रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। फर्स्ट इज रीजनरेशन, यानी कि गलती से उसको 2-3 भागों में काट दिया गया तो वो नए हाइड्रा को बना लेंगे, अदरवाइज हम उसको काटेंगे नहीं तो ये नेचुरली भी क्या करेगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने अंदर बड डेवलप करेगा। नेचुरल जो वे है वो इसका यही है, अपने अंदर बड को डेवलप करेगा, ठीक है। ये बड जब मैच्योर हो जाएगा तो ये टूट के अलग हो जाएगा और न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है हाइड्रा से रिलेटेड, जैसे कि ये आया हुआ है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर तो बच्चों सबसे पहला आंसर एसेक्सुअल का नेचुरली जो है दैट इज बडिंग। लेकिन अगर देखो यहाँ पे कहीं पे भी देखो फ्रेगमेंटेशन है ना, रीजनरेशन नहीं है, रीजनरेशन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया कि कोई किसी बच्चे को कंफ्यूजन ही ना रहे, अदरवाइज आपको आंसर क्या लगाना है, बडिंग ही लगाना है। कब कब आया हुआ है, 20, 24, 25 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम, यानी कि जो अभी हमने डायग्राम देखा था बच्चों, ये आपको बताना है, बनाना है, और लेबल डायग्राम बनाने के बाद आपको ये थ्योरी लिख देनी है। ये आपको कब आया था ये क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन आया है बच्चों, काफ़ी बार आया हुआ है, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 में आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है ये देखना। इन दिस पार्ट क्या होता है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये 3 चीजें याद रखना। कौन कौन सी, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये डेवलप होती है इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब ये कैसे मैडम, देखो समझना। स्टेम कौन कौन से हो गए बच्चों, पोटैटो, जिंजर, अनियन,
पोटैटो जो है वो रूट नहीं है बेटा, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। रूट कौन सी हो गई? स्वीट पोटैटो। बोथ आर डिफरेंट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो डिफरेंट। पोटैटो स्टेम है जबकि स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। लीव्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफिलम, देखो अब मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने बात की, ये ब्रायोफिलम आपको दिख रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कि इनके अंदर से ही, यानी कि चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, इनके अंदर से ही न्यू प्लांट जनरेट होगा, ठीक है, और नया प्लांट बन जाएगा। कैसे? देखो, ये ब्रायोफाइलम की क्या है? लीफ है, और आप यहाँ देख रहे हो कि इसके एजेस पे न्यू टाइनी ब्रायोफाइलम जो है उनके बड्स निकल रहे हैं। ये जो बड्स है ये यहाँ से डिटैच होकर नीचे सॉइल में गिर जाएंगे और न्यू ब्रायोफाइलम का प्लांट जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे हुआ ब्रायोफाइलम में कि यहाँ इसके जो बॉर्डर्स पे, किनारों पे जो न्यू बड्स निकल रही हैं, ये मैच्योर होके यहाँ से झड़ जाएंगी और सॉइल में गिर जाएंगे और वहाँ से न्यू ब्रायोफाइलम का प्लांट निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेम। ये क्या था? पोटैटो। पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। यहाँ पे आप देखते हो, आप अपने घर में भी देखते होगे, कई बार आलू जब रखे काफ़ी टाइम उनको हो जाता है तो उनके ऊपर कुछ वाइट वाइट ऐसे बर्ड्स से निकल आते हैं, है ना। ये जो बर्ड्स हैं इनको आइज बोलते हैं। इन आइज को अगर आप कट करके आप सॉइल में लगा दोगे तो न्यू पोटैटो प्लांट आप जनरेट करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। सेम ऐसे ही स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है बच्चों? रूट है। ये जो स्वीट पोटैटो है इसके अंदर से भी जो है ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स पार्ट निकल रहे हैं। इनको भी आप कट करके अगर सॉइल में दबा दोगे तो न्यू स्वीट पोटैटो का प्लांट निकल आएगा। तो ये क्या है? ये नेचुरल मेथड्स हैं। किस चीज़ के? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स मतलब कि अब हम जो करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, वो देखो समझना। इट इज़ यूज्ड इन लेयरिंग। किस में काम आ रहा है? लेयरिंग में, ग्राफ्टिंग में, टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज एंड ग्रेप्स। बेटा एग्जाम्पल याद रखना मस्ट है। इस बार भी ये क्वेश्चन आया था 26 में। एग्जाम्पल आए थे इसके शुगर केन, रोजेज के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ठीक है, कि ये इसके अंदर है या नहीं है। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। बेटा बनाना आपने खाया है ना, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मिन है। ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती है सीड जनरेट करने की, तो इनको फिर भी इनकी जो है स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराया जाता है। कैसे कराया जाता है अभी मैं समझाऊंगी। दीज प्लांट्स कैन बेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। कैसे? देखो क्या होता है कि जब भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा तो वो फ्लावर्स में होता है। सेक्सुअल पार्ट जो होता है किसी प्लांट का वो क्या है? फ्लावर है। ये जो फ्लावर है इसमें जब पहली चीज़ की पॉलिनेशन होगा, गैमीट आएगा, गैमीट फ्यूज़ होगा, फिर सीड बनेगा, सीड 100 होगा, उसके बाद उसमें से प्लूमूल रेडिकल निकलेंगे, फिर वो प्लांट बनेगा। बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसमें कम टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल इसमें मिलती है। देखो, दीज प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टर्स। ये कैसे होते हैं? ये प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनाए हुए, क्योंकि इनमें सेम सेल्स होते हैं जो इनके पेरेंट्स के होते हैं, तो ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। बच्चों ये पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये 2 पॉइंट इस बार पूछे गए थे। व्हाट आर द एडवांटेजेस बाय ग्रोइंग प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो आपको इनमें आपको ये 2 लिखने हैं। अब आप ये देखो लेयरिंग क्या होती है। देखो ये आप एक प्लांट देख रहे हो, है ना। ये जो प्लांट है इसको इसका कोई सीड होगा, उसको उगाएंगे, वो पता नहीं कब तो जर्मिनेट होगा और कब निकलेगा। उससे बेटर टाइम बचाने के लिए इसकी एक जो है डाल को लिया और ऐसे ज़मीन के अंदर दबा दिया।
अब ज़मीन में दबा दिया तो यहाँ से इसके रूट्स निकल गए, और जब ये ऊपर निकला तो ये शूट अलग प्लांट निकल गया शूट का। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लेयरिंग। क्या है ये? लेयरिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि स्टेम कट करके, यानी कि रोज़ जो है, रोज़ का प्लांट, उसमें क्या होता है, स्टेम कट करके उसको जो है सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है, तो रोज़ का न्यू प्लांट निकल आता है, जिसे बोलते हैं स्टेम कटिंग। और नेक्स्ट ये जो है ये जो हम बात कर रहे हैं ग्राफ्टिंग की, ठीक है, ये क्या है बच्चों? लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरी स्पीशीज़ का प्लांट है और दूसरा दूसरी स्पीशीज़ का प्लांट है, तो हमने उसमें एक स्पीशीज़ के प्लांट की टहनी को काट के दूसरे के बार्क में ऐसे कट करके यहाँ पे क्या कर दिया, उसको बांध दिया, जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसका जो न्यूट्रिशन है वो किससे लेगा? इस वाले प्लांट से लेगा। तो इस वाले प्लांट से जब ये न्यूट्रिशन लेगा तो ये ग्रो करेगा और नए तरीके की प्लांट जो है उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये? तो एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मोर रैपिड, ईजियर, चीपर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो प्लांट्स लाइक शुगरकेन, रोजेस, ग्रेप्स, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। मेक्स पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, वो उनका जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी आगे हो सकती है। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। Described characters, desirable characters of fruit can be maintained. Example, sugar cane, potato, ginger, onion, rose, grapes, ये सारे बच्चों एग्जाम्पल इज मस्ट, आपको याद होने ही चाहिए। इस बार एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आए थे इसमें। स्पोर फॉर्मेशन, ये हमारा लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं बच्चों। स्पोर फॉर्मेशन जो है इसको राइजोपस भी बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपने देखा है आपके घर के अंदर ब्रेड रखी होती है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ब्रेड बाहर रखी रह जाती है तो उसके ऊपर कुछ फंगस सी आपको दिखाई देती है। दैट फंगस फंजाई जो है उसको क्या बोलते हैं हम? राइजोपस बोलते हैं, जो कि क्या होती है? ब्रेड मोल्ड होती है, वो डेंजरस होती है, नहीं खानी चाहिए। आगे चलते हैं। इट इज़ मल्टी सेल्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैविंग स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसके कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं अभी मैं आगे बताऊंगी। दीज पार्ट्स आर टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब मतलब इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉब्स हैं ये क्या है? इनके अंदर ही क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे, स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। दीज ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, इनको क्या बोला? ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको क्या बोला? स्पोरेंजिया। विच कंटेन स्पोर्स, इनके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? स्पोर्स भरे होते हैं। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, कि जब ये जो स्पोरेंजिया है फटता है, बर्स्ट होता है, तो इसके स्पोर्स जो है बाहर एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं वो वहाँ पे न्यू राइजोपस बन जाता है, न्यू ब्रेड मोल्ड बन जाता है। दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, जो ये स्पॉर्स होते हैं ये थिक वॉल से कवर रहते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट देम अंटिल दे फाइंड फेवरेबल कंडीशन। अब बच्चों जब वो ब्रेड बाहर रखी रह जाती है तो मम्मी ऐसा बोलती है ना कि खुली ब्रेड को कहाँ रख दो? अंदर फ्रिज में रख दो। तो फ्रिज में क्यों रखने को बोलती हैं? क्योंकि फ्रिज इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठंड कोल्ड जो है राइजोपस के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो उस समय पे इनको जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो उनकी वो स्पोरेंजिया की लेयर करती है। When they come into contact with another moist surface and can begin to grow, अगर वो दोबारा से किसी moist surface के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं। देखो ये एक आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये क्या है? ये इसकी स्टॉक है और यहाँ पे ये क्या है? स्पोरेंजिया है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फिल्ड हैं। जब ये बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। PYQs कर लेते हैं बच्चों।
वाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो राइजोपस है उसे अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। लिस्ट 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। मॉइस्चर इज एसेंशियल, देखो एग्जाम्पल जो इसका क्वेश्चन का आंसर है। और कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है भाई? एक तो मॉइस्चर चाहिए और एक वार्म टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंड से इसको नफरत है। कब कब आया हुआ है? 15, 16, 17, 21, 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 25, 26 में नहीं आया, 27 में आने के चांसेस हैं। पोटेंशियल क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि जो भी अभी तक हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा वो इन वन ग्लांस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अमीबा कैसा है? यूनिसेल्युलर है, बाइनरी फिजन हो रहा है किसी भी प्लेन से। लीशमानिया यूनिसेल्युलर है, बाइनरी फिजन हो रहा है। फिक्स्ड प्लेन कौन सा था? लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी बीमारी क्रिएट कर रहा है? काला अजार। प्लाज्मोडियम जो है यूनिसेल्युलर है, मल्टीपल फिजन हो रहा है उसके अंदर और मलेरिया कॉज कर रहा है। स्पाइरोगायरा जो है मल्टी सेल्यूलर है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कहाँ पे? स्पाइरोगायरा के अंदर। प्लेनेरिया में कौन सा हो रहा है? रीजनरेशन। हाइड्रा में दोनों हो रहे हैं, बडिंग एंड रीजनरेशन। यीस्ट के अंदर बडिंग हो रहा है। राइजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन। ब्रायोफिलम जो है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बच्चों इस एक चार्ट से आप वन ग्लैंस के साथ जो है पेपर देने जा सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने आप इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करना। ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़े। कुछ और PYQs हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल? क्या होता है? तो एक न्यू प्लांट ऑफ ब्रायोफिलम जो है वो बन जाता है। प्लेनेरिया इज कट इनटू मैनी पीसेस। तो प्लेनेरिया जितने पीसेस में काटे जाएंगे उतने न्यू प्लेनेरिया जो है वो जनरेट हो जाएंगे। ईच पीस ग्रोज इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स। मेंशन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द अबव 3 केसेस। अच्छा, इन सब के वो भी बताने हैं। देखो इसके अंदर बायोफिलम में कौन सा हो रहा था? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा था। प्लेनेरिया में कौन सा हो रहा था बच्चों? रीजनरेशन हो रहा था। ठीक है। व्हेन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस मैच्योर दे बर्स्ट। क्या होता है? वो बर्स्ट हो जाते हैं, अभी हमने पढ़ा। और स्पोर्स क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं मॉइस्चर में और वार्म टेम्परेचर में। और मोड क्या है इनका? स्पोर फॉर्मेशन। आगे बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2016, 17, 20, 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट PYQ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इन ऑप्शंस में से किस किस प्लांट में होता है? बच्चों हमने पढ़ा था किस किस में? रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। तो कहाँ पे है? रूट, स्टेम, लीव्स। डी है इसका ऑप्शन। आ चुका है ये 2016 में, 23 में, 24 में, 25 में। अभी आने के चांसेस हैं 27 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कौन कौन से प्लांट रेज किए जा सकते हैं? बताओ एग्जाम्पल, आप बताओ कौन कौन से करे जाएंगे जो हमने अभी एग्जाम्पल यहाँ पर करे थे। शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, बिल्कुल शुगर केन मस्टर्ड नहीं था। बनाना, ऑरेंज, मस्टर्ड नहीं था। पपाया, मस्टर्ड नहीं था। यानी कि एग्जाम्पल क्या है हमारा? ए। शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स जो हैं इनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। 21, 23, 24 में आया था। 26 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है बच्चों, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो पेपर CBSE वाले बनाते हैं ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं और किसी भी तरीके से आ सकते हैं। कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा कर पकड़ो, आएंगे ज़रूर, डेफिनेटली आएंगे। इसलिए एग्जाम्पल्स आपको याद रख लेने हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन याद रख लेना है, कौन से प्रोसेस से हो रहा है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है बच्चों, कौन सी बीमारी फैला रहे हैं वो भी याद करना पड़ेगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो बच्चों अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर